हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ सुपर क्लासेस स्पाइसेस। तो आज के इस लेक्चर में हम सुपर क्लास स्पाइसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर डिस्कस करेंगे और वो क्लास है कॉन्ड्रिकिथिस और इलेस्मोब्रेंकी। अब कॉन्ड्रिकिथिस या इलेस्मोब्रेंकी, ये इसके दो अल्टरनेट नेम है। मोस्ट पॉपुलर नेम जो है इसका कॉन्ड्रिकिथिस है और इसका जो अल्टरनेट नेम है वो है कॉन्ड्रिकिथी इलेस्मोब्रेंकी। अब हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका नाम जो कॉन्ड्रिकिथिस दिया हुआ है वो कॉन्ड्रिकिथिस नाम जो है इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इन फिश का पूरा जो एंडोस्केलेटन है, तो एंटायर एंडोस्केलेटन मेड बाय द कार्टिलेज, ठीक है ना, इसलिए इसको ये नाम दिया हुआ है। तो जनरली इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस, क्योंकि इनका पूरा एंटायर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। अब इस क्लासेस की जितनी भी फिश हैं वो सभी नॉर्मली मरीन होती हैं। मरीन होने के साथ साथ टोटल फिश की जो पॉपुलेशन है, यदि वर्ल्ड में जितनी डिफरेंट टाइप की फिश देखने को मिलती हैं उसके पॉपुलेशन को लेकर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी फिश मिलती हैं उसका अप्रोक्सीमेट 20% कॉन्ड्रिकिथिस है और उसका अप्रोक्सीमेट 80% बोनी फिश या फिर ऑस्ट्रिकिथिस होती हैं। ठीक है, मतलब कि ऑस्ट्रिकिथिस के कंपेयर में कॉन्ड्रिकिथिस का जो नंबर है वो काफी कम है। ठीक है, तो इसमें मुश्किल से 600 स्पीसीज जो है तकरीबन इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके एंडोस्केलेटन के रिगार्डिंग। देखिए, इसका पूरा जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, स्केलेटल सिस्टम का होता है। और वर्टिब्रेट्स में स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। बोन्स हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन पेलेबल स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि कार्टिलेज पेलेबल स्ट्रक्चर होते हैं, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा एंटायर एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है इसका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस हो गया, बट फिर भी इसका वर्टिबल कॉलम कार्टिलेज के बना हुआ होगा। अब कार्टिलेज के बने हुए वर्टिबल कॉलम को हम नोटोकॉर्ड के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इन फिशेस के अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, मतलब इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरे के पूरे जीवन भर देखने को मिलता है। अब देखिए, फिश की आउटर सरफेस पे स्केल्स होते हैं। इनमें जो स्केल्स होते हैं कॉन्ड्रिकिथिस में वो बहुत ही छोटे होते हैं, हमें देखने से नहीं दिखाई देते हैं। पर यदि फिश के ऊपर यदि हम हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में से मूव करेंगे तो हमें रफ सरफेस महसूस होगा। वो किसकी वजह से होता है, वो स्केल की वजह से होता है। तो हमने सुपर क्लास स्पाइसेस के कैरेक्टर में डिस्कस किया था कि फिश में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, केवल कैटफिश को छोड़ दीजिए, बाकी हम देखते हैं अधिकतर फिश में जो है आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं। और ये स्केल डर्मिस के मॉडिफिकेशन से तैयार होते हैं। किसके मॉडिफिकेशन से तैयार होते हैं, ये डर्मिस के मॉडिफिकेशन से तैयार होते हैं। और इन फिश में बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के स्केल देखने को मिलते हैं जिन्हें कि हम प्लेकोइड स्केल के नाम से जानते हैं। तो ये प्लेकोइड स्केल क्या होता है, ये अभी हम लोगों के लेवल पे नहीं है। अभी अपने को केवल इतना याद रखना है कि कॉन्ड्रिकिथिस में जो स्केल देखने को मिलते हैं वो कौन से स्केल होते हैं, प्लेकोइड टाइप की स्केल होते हैं। ठीक है, तो ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं, डर्मिस से ओरिजिनेट हुए हैं। अब इसके बाद इनके जो टीथ होते हैं, देखिए फिश में मिलने वाले टीथ स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो इसमें जो इन फिश में हमें जो टीथ देखने को मिलते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो इन प्लेकोइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है। अब हम जानते हैं कि फिश का जो एंटायर बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे, तो सबसे आगे वाला पोर्शन कौन सा हो गया, इसका हेड हो गया। बीच वाले में ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ट्रंक हो गया। और पीछे की साइड क्या हो गई, इसकी टेल हो गई।
ठीक है। तो इस तरह से फिश का जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। वी हैव बीन डिस्कस दिस कैरेक्टर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इन फिश में आप देखिए, केयरफुली देखिए, तो इन फिश में आपको यहाँ पर गिल्स देखने को मिलेंगे। इन गिल्स का नंबर कॉन्ड्रिकथिस के अंदर हमेशा 5 to 7 पेयर्स देखने को मिलता है। अच्छा, गिल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। यदि हम देखें कि हमारी जो बोनी फिश होती हैं, तो बोनी फिश में आपको गिल के ऊपर कवरिंग दिखाई देगा, पर इन फिश में गिल के ऊपर आपको कोई कवरिंग देखने को नहीं मिलता। तो बोनी फिश में यहाँ पे गिल्स के ऊपर कवरिंग देखने को मिलेगा, और इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, इसे ओपरकुलम के नाम से जानते हैं। तो हमारी नॉर्मल फिश में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कवरिंग होता है, इसे हम ओपरकुलम बोलते हैं। यहाँ पर ओपरकुलम नहीं है, इनमें गिल्स जो है इसी तरह के निकेट्स हैं। तो गिल्स का जो नंबर है वो 5 to 7 पेयर्स है। पेयर्स में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इधर भी गिल्स हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उस साइड भी आपको गिल्स देखने को मिलेंगे। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया। अच्छा, कॉन्ड्रिकथिस में नॉर्मली जो फिश देखने को मिलती हैं, तो ऊपर जो पानी की सरफेस पर तैरने वाली फिश होती हैं, तो उनका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। ये इस तरह की फिश जो है आपको दिखाई देंगी। इन्हें बेसिकली हम शार्क फिश के नाम से जानते हैं। और कुछ फिश जो है कॉन्ड्रिकथिस जैसी होती हैं जो पानी में बॉटम में रहती हैं और बहुत कम तैरती हैं, स्विमिंग करती हैं, और देखने में कुछ काइट की तरह या पतंग की तरह देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की फिश को हम रे के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की फिश हमें इस क्लास में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके माउथ के बारे में। देखिए डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, आप देखेंगे कि इसका माउथ जो है थोड़ा सा वेंट्रल साइड में। अब जरा फिश की बॉडी को देखिए, ये फिश का कौन सा हो गया, डॉर्सल पोर्शन हो गया। ये वाला फिश का कौन सा रीजन हो गया, वेंट्रल रीजन हो गया। ये फिश का एंटीरियर रीजन हो गया, और ये वाला फिश का पोस्टीरियर रीजन हो गया। दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो आप देखिए इसका माउथ देखो, माउथ इसका कहाँ दिख रहा है आपको, वेंट्रल साइड में दिख रहा है ना। तो इसका जो माउथ होता है वो हेड के वेंट्रल साइड में होता है। अब इन फिश का जॉ जो होता है बहुत पावरफुल होता है। एक्चुअली ये फिश कैसी है, प्रीडेशियस फिश है, मतलब शिकार करने वाली मछलियां हैं। इसलिए इसका जो आपको जॉ बहुत ही मजबूत दिखाई देगा कि जिन फिश को ये पकड़े तो वो उनके माउथ में से बाहर स्लिप नहीं हो पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए इन फिश में एयर ब्लडर देखने को नहीं मिलता है। हमारी जो बोनी फिश होती है ना, उनमें एयर ब्लडर देखने को मिलता है, पर इन फिश में आपको कोई एयर ब्लडर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एयर ब्लडर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए फिश को कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है इनको। यदि स्विम नहीं करेंगे ना तो पानी में ये श्रिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी और मर जाएंगी। ठीक है, तो ये दिन रात सोते हुए जगते हुए इनको 24 घंटे तैरते ही रहना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में, इसकी इंटेस्टाइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, पर कई बार एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी इंटेस्टाइन में हमें स्पाइरल वाल्व या स्क्रॉल वाल्व देखने को मिलता है। अभी क्यों देखने को मिलता है, देखिए इसकी इंटेस्टाइन में कोई विलाई तो है नहीं एब्जॉर्प्शन करने के लिए फूड मटेरियल का। अब फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करने के लिए विलाई नहीं, तो फिर क्या करेंगे ये, इनकी इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का जो है हमें बिल्कुल ऐसा, जैसे आपने पेन के अंदर की स्प्रिंग देखी होगी ना, उसकी तरह का एक वाल्व देखने को मिलता है। इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल वाल्व के नाम से जानते हैं। और इससे क्या होता है कि इनकी इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका जो एनस होता है वो मोर देन वन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसके एनस से एक्सक्रीटरी मटेरियल भी निकल रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी निकल रहा है, और ये रिप्रोडक्टिव कैनाल का वर्क भी कर रहा है। तो ऐसा एनस जो मोर देन वन वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। तो इसमें जो एनल पोर होता है उसे हम क्लोइकल एपर्चर के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब ये फिश की डोर्सल सरफेस पे देखिए, यहाँ पर आपको एक स्पेशल टाइप का सेंसिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और इसे हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजी। तो आपको फिश की वेंट्रल साइड पे हेड में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम एम्पुला ऑफ लॉरेंजी के नाम से जानते हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक तरह से थर्मो रिसेप्टर का काम करता है। मतलब कि
बॉडी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो परसीव करने का काम कौन करेगा, ये स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, हम ये जानते हैं ये हमारी फिश जो होती हैं वो हेट्रोथर्मल होती हैं या फिर पोइक्लोथर्मल होती हैं। वी हैव बीन डिस्कस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। हेट्रोथर्मल मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार चेंज होता रहता है, उसे हम हेट्रोथर्मल भी बोलते हैं, पोइक्लोथर्मल भी बोलते हैं, या इन फिश को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फिश हमारी कोल्ड ब्लडेड फिश होती हैं। कैसी फिश होती हैं, हमारी कोल्ड ब्लडेड फिश होती हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर समझ में आया आपको। अब हम देखें इसके, देखो ये कैरेक्टर पूरे हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं इन फिश की जरा टेल को देखो। आप देखेंगे कि टेल में आपको एक कॉडल फिन बड़ा दिख रहा है, दूसरा कॉडल फिन छोटा दिख रहा है, मतलब कि इसकी टेल सिमेट्रिकल नहीं है। इस तरह की टेल को हम हेट्रो सर्कल टाइप के टेल के नाम से जानते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर इस क्लास में जितनी भी फिश होती हैं उन सब की टेल कैसी होती है, हेट्रो सर्कल टाइप की होती है। अब यहाँ पर इसकी बॉडी में जो जेनिटल डक्ट ओपन होती है वो क्लोइकल अपर्चर में ही ओपन होती है, इसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब इन फिश में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, मतलब हम मेल और फीमेल को देख के पहचान सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये इस फिश के हम देखेंगे यहाँ पर कौन से फिन है, पैल्विक फिन है। तो पेयर्ड फिन कौन कौन से हमने पहले ही सुपर क्लास स्पाइसेस में डिस्कस किए थे कि देखिए पेक्टोरल फिन और पैल्विक फिन ये 2 नंबर में देखने को मिलते हैं, मतलब कि 1 पेयर पेक्टोरल फिन और 1 पेयर पैल्विक फिन देखने को मिलेंगे। बाकी के फिन जो है सिंगल सिंगल देखने को मिलेंगे, जैसे कि डॉर्सल फिन हो गया, उसके बाद हमारा मीडियन वेंट्रल फिन हो गया, टेल फिन हो गया, ये हमारे सिंगल फिन्स हैं। जबकि डबल फिन कौन से, पेयर्ड फिन कौन कौन से, पेक्टोरल फिन और पैल्विक फिन। अब पैल्विक दोनों फिन्स के बीच में हमें एक छोटी सी रॉड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मेल के अंदर, दोनों पैल्विक फिन के बीच में। ये बिल्कुल पेनिस की तरह स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को जो हमें दिख रहा है यहाँ पर दोनों पैल्विक फिन के बीच में जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसे हम क्लैस्पर के नाम से जानते हैं। और ये पेनिस की तरह ही वर्क करता है, मतलब कि जब भी मेल फीमेल मीट करते हैं तो मेल क्या करते हैं, क्लैस्पर के थ्रू स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब फीमेल की बॉडी में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फीमेल की बॉडी में क्लोइकल अपर्चर के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है जो क्लैस्पर है जो कि दोनों पैल्विक फिन के बीच में है वो केवल किस में प्रेजेंट है, मेल में प्रेजेंट है। और इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसके थ्रू स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल की बॉडी में हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन जरा मेरे को बताओ, एक्सटर्नल हुआ या इंटरनल हुआ। देखो याद रखिए, यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन यदि बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो कौन सा फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिश जो होती हैं मोस्टली तो विविपेरस होती हैं, कुछ फिश यहाँ पर ओविपेरस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, पर मोस्टली कैसी देखने को मिलेंगी, विविपेरस देखने को मिलेंगी। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट टाइप का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं फिश के, क्वांटिटी फिश के जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो वो सभी कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिए। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं सुपर क्लास स्पाइसेस में डिस्कस किया आपको कि ये फिश जो होंगी इनमें 2 चेंबर हार्ट होगा, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होंगे, इनमें आपको जो है जो हार्ट है उसे हम वीनस हार्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इनमें एक बड़ी अजीब बात है, थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको सामने प्रिंटेड में नहीं दिखाई देगा पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इन फिश में आपको ईयर देखने को मिलते हैं। ईयर का जो काम होता है फिश में वो केवल बैलेंसिंग का होता है, ये याद रखिए। इन फिश में जितनी भी फिश होती हैं सुपर क्लास स्पाइसेस के ही कैरेक्टर है कि सभी फिश में 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखने को मिलते हैं। कितने, 10 पेयर। क्रेनियल नर्व किसको बोलते हैं, ऐसे नर्व जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखने को मिलेंगे। इट बिकम क्लियर, ये तो समझ में आ गया।
ठीक है, बाकी इनमें और कोई ऐसा मज़ेदार कैरेक्टर नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ये हमारे सी के डोमिनेंट फिश हैं। शार्क फिश तो नाम आपने सुना ही होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, बड़े मज़ेदार एग्जाम्पल हैं, आपको भी मज़ा आएगा इन्हें सुनने में। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये है हमारा स्कोलियोडॉन। अब स्कोलियोडॉन, इसे हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं, या इसको हम इंडियन बुल शार्क के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इस फिश को डॉग फिश क्यों बोलते हैं? तो डॉग फिश इसलिए बोलते हैं कि इसके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जो जिसे कि हम ऑल्फैक्टरी लोब के नाम से जानते हैं, और ये स्मेल के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है इस फिश के अंदर। कितना डेवलप होता है? बिल्कुल लाइक द डॉग। अब हम देखा होगा ना कि डॉग का जो है स्मेल पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और कई बार इसी एक्टिविटी की वजह से कई बार कई ढेर सारे डॉग को हम कस्टम ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, जब जहाँ पर हमारे जो लगेज की चेकिंग होती है वहाँ पर कुछ डॉग होते हैं, यदि आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए हों तो वो स्मेल करके आइडेंटिफाई करते हैं कहीं कोई किसी तरह का कोई डाउटफुल जो है कुछ नारकोटिक ड्रग है या नहीं, उसे आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं ना। तो जितना डेवलप जो है स्मेल पावर डॉग का है, उतना ही डेवलप स्मेल पावर इस फिश का भी होता है। इसे जो है ब्लड की स्मेल बहुत तेजी से आती है। यदि समुद्र में कहीं भी कोई भी ब्लड हो तो ढेर सारी शार्क फिश वहां पे आ जाएंगी। ठीक है ना। तो इसलिए कई बार बोला जाता है कि आपको यदि कोई इंजरी है, कोई ब्लडिंग हो रही है, आपको ब्लड निकल रहा है, तो ऐसे में समुद्र में नहीं नहाना चाहिए। समुद्र में नहाएंगे तो ब्लड की स्मेल से शार्क फिश आ जाएंगी, वो आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं, आपको डैमेज पहुंचा सकती हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको डॉग फिश बोला है, क्योंकि इसकी जो स्मेल इफिशियंसी के बेस पे, ऐसा नहीं कि ये फिश कुत्ते की तरह दिख रही है इसलिए इसका नाम जो है डॉग फिश बोल दिया। ठीक है, ये हमारे इंडियन ओशियन में बहुत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कार्केरोडॉन। नाम जितना डेंजरस है, काम भी इसका उतना डेंजरस है। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? ग्रेट व्हाइट शार्क। और ये बहुत ही एग्रेसिव शार्क है। शार्क फिश के जितने भी अटैक होते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ अटैक किसके होते हैं? इस ग्रेट व्हाइट शार्क के होते हैं। अब हम इसे ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों बोला? कई बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाइट शार्क कैसे? इसकी बॉडी को जरा ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि इसके जो है नीचे का 50% पोर्शन व्हाइट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? व्हाइट शार्क बोला। समझ में आया ना? तो इट्स अ ग्रेट व्हाइट शार्क। ये लार्जेस्ट शार्क तो नहीं है, पर मोस्ट एग्रेसिव शार्क फिश है हमारी। नेक्स्ट है पिस्टिस। हमारे संस्कृत में एक कहावत है कि यथा नाम तया कर्म, जैसा नाम वैसा काम। इस फिश के साथ ये पूरी तरह से सही बैठता है। देखिए, साइंटिफिक नेम इसका पिस्टिस है, कॉमन नेम इसका शार्कफिश। सा जानते होंगे आप, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि लकड़ी काटने का काम किया जाता है। तो इसका माउथ देखिए आप, बिल्कुल शार्क की तरह दिख रहा है, और इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया? शार्कफिश। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसका माउथ ऐसा क्यों? देखिए, ये बड़ी बड़ी मछलियों का कई बार शिकार करती है, तो बड़ी बड़ी मछलियां इसके मुंह में आ सकें, वो इसकी पकड़ से बाहर नहीं भाग सकें, इसलिए इसका माउथ ऐसा होता है पिस्टिस का। ठीक है, इट बिकम क्लियर। नेक्स्ट फिश है ट्राइगॉन। यह एक रे फिश है। मैंने बोला रे किसको बोलते हैं? इस तरह की कॉन्डिकिथीज जो देखने में काइट की तरह दिखाई देती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रे फिश के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह की रे फिश है, और इसको हम स्टिंग रे के नाम से जानते हैं। अब स्टिंग रे इसका कॉमन नेम हो गया। तो हमारी इस फिश का कॉमन नेम क्या है? स्टिंग रे। अब ये जो स्टिंग रे होती है, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, हमारी जो ये स्टिंग रे होती है, ये देखने में हमारी जो इलेक्ट्रिकल रे होती है ठीक उसके ही जैसी होती है, बट आप इसमें ज़रा देखिए, ये इसके पेल्विक फिन हो गए, और पेल्विक फिन के
नीचे की साइड में आप देखेंगे कि आप यहाँ पर आपको एक जो है एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और ये जो स्पाइन जो होता है इसकी टेल में प्रेजेंट है और ये पॉइजनस होता है। तो ये क्या करती क्या है, ये इस स्पाइन से जो है छोटी छोटी फिश के ऊपर अटैक करती है। इसके पॉइजन के अटैक की वजह से वो खत्म हो जाते हैं, फिर बाद में ये आराम से उनको खाती है। एक्चुअली ये फिश बहुत ही सुस्त, बहुत ही लेजी, आलसी टाइप की मछली होती है। तो आप देखेंगे कि इसकी डॉर्सल फिन में देखो, ये तो पेल्विक फिन हो गए और नीचे ये डॉर्सल फिन, यहाँ पे छोटा सा डॉर्सल फिन है और उसके बाजू में यहाँ पे आपको जो है क्या दिख रहा है, आपको एक स्पाइन दिख रहा है, और ये स्पाइन बहुत ही जहरीला है, बहुत ही पॉइजनस है। इसके अटैक से छोटी मोटी फिश की डेथ हो जाती है, जिन्हें ये बाद में खाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टारपीडो के बारे में, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। देखिए, इस फिश में एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, इसलिए टारपेडो को हम इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस फिश में जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है वो मसल के मॉडिफिकेशन से बना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल ऑर्गन के थ्रू ये क्या करती है, करंट जनरेट करती है। तो इसकी मसल्स धीरे धीरे करंट बनाती रहती हैं और वो जो है करंट इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन में सेव होता रहता है। जैसे कंडेंसर में देखा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है थोड़ी सी, उसी तरह से हम देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रिकल ऑर्गन में जो कि मसल्स के मॉडिफिकेशन से बना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सेव होती रहती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसको कोई फिश दिखती है ये उसको क्या करेगी, करंट लगा देगी। करंट से वो फिश मर जाएगी तो ये उसको बाद में खा लेगी। हालांकि इसमें जो करंट जनरेट होता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, 70 to 100 वोल्ट का करंट ये जनरेट करती है। तो ये बड़े एनिमल को मारने के लिए सफिशिएंट नहीं है। पर कुछ सी के अंदर इलेक्ट्रिक ईल देखने को मिलते हैं जो कि तकरीबन जो है 650 वोल्ट तक का करंट जनरेट करते हैं, जो किसी की भी प्राण ले सकता है, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक रे ये बॉटम में देखने को मिलती है। कई जगह लोग इन रे फिश को खाते भी हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, फिलीपाइंस हो गया, यहाँ पे लोग इन फिश को खाते भी हैं। अब उसके बाद ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा है। तो स्फेरेना या जाइगेना बॉटनी, सॉरी, ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है हैमर हेडेड शार्क। इस शार्क को जरा ध्यान से देखिए, इसका जो माउथ है, इसका पूरा बॉडी और माउथ जो है बिल्कुल हैमर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, हैमर हेडेड शार्क। हम लोग हिंदी में इसको हथौड़े वाली मछली बोल सकते हैं, बिल्कुल हथौड़े की तरह इसका दिख रहा है माउथ। इसका माउथ बहुत बड़ा होता है और ये पूरा एक बार में माउथ खोल के ढेर सारी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, हैमर हेडेड शार्क फिश हो गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फिश है वो है हमारी राइनोबेटस। राइनोबेटस भी हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये जो है बहुत ही फास्ट स्विमर होती है, ज़्यादा बड़ा इसका साइज नहीं होता है। और हमारा जो मालाबार का जो रीजन है, केरला का जो रीजन है, वहाँ पे जो कोस्टल रीजन में इस फिश को खाया भी जाता है। तो ये वाली जो फिश है, इसका जो डिजाइन आप जरा देखिए, गिटार की तरह दिखेगा इसका, इसलिए इस फिश को जो है हम गिटार फिश के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट फिश है वो है हमारी राइनोडॉन। इसे हम व्हेल शार्क के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी शार्क होती है, लार्जेस्ट शार्क होती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रू फिश है, लार्जेस्ट ट्रू फिश है। व्हेल फिश नॉट ए ट्रू फिश, क्योंकि वो मैमल्स में आती है। मैंने पहले ही बोला था आपको सुपर क्लास स्पाइसेस में कि सुपर क्लास स्पाइसेस में जो भी मेंबर आएंगे वो हमारे ट्रू फिश होंगे,
और जो इसके मेंबर नहीं है वो ट्रू फिश नहीं है। तो लार्जेस्ट ट्रू फिश कौन सी है? वो है हमारी व्हेल शार्क। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 13 से 14 मीटर समथिंग होती है, पर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, ये जो बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करती। अब इसके बाद एक फिश है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिश है, जिसको हम कैमेरिया के नाम से जानते हैं। तो इसे हम रेड फिश बोलते हैं, इसे किंग ऑफ हैरिंग के नाम से जानते हैं, और इस फिश को हम रैबिट फिश भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रैबिट की तरह दिखती है तो इसको रैबिट फिश भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भूत की तरह दिखती है तो इसको घोस्ट फिश बोल दिया जाता है। ये फिश में बड़ी अजीब बात क्या है कि इसके गिल के ऊपर कवरिंग है। जनरली कार्टिलेजिनस फिश में गिल के ऊपर कवरिंग नहीं होता, इसमें कवरिंग है। और इसमें क्लैस्पर 2 होते हैं, एक तो पेल्विक फिन के बीच में भी होता है और माउथ के ऊपर भी क्लैस्पर देखने को मिलता है। तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं, बोनी फिश के बीच में और कार्टिलेजिनस फिश के बीच में। इट बिकम क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। तो घर पे ही रहिए, खूब अच्छा अभ्यास कीजिए, और इसके साथ साथ में लेक्चर्स को वॉच करने के साथ साथ MCQ जरूर सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।